एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि कुछ दिन पहले मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए जो है मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो आई थॉट कि उनके साथ मैं चीज़ों को शेयर करूं, इससे बेटर है मैं सभी के साथ शेयर करूं। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर मैनी पीपल। तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो कि आपको सीखना नहीं है, बस एक बार आप सुन लेंगे ना तो मे बी वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। तो नेगेटिव मार्क्स को कैसे अवॉइड करें फॉर योर अपकमिंग सीएसआर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक बहुत मेजर इशू है कि बच्चा जो है मार्क्स जो स्कोर करता है तो उसको आपको बचा के भी रखना होता है, उससे खर्चा नहीं करना है, मतलब कि उसको नेगेटिव में जो है इंक्लूड नहीं कर देना है। तो आपको मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने के साथ साथ बचाना भी होता है। अब इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम नेगेटिव मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जरा सा हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है, कभी भी आपको अनप्रिपेयर्ड यूनिट को पकड़ना नहीं है। मतलब कि जो यूनिट आपने पढ़ी ही नहीं, फॉर श्योर है कि उससे आप उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। रेयरेस्ट केस है कि कभी कभी हमें अनप्रिपेयर्ड यूनिट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट उसके लिए हम एट द एंड ऑफ द पेपर उसके लिए हम उस टाइम देंगे। शुरुआत में हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपको पता है कि चलो आपने यूनिट नंबर 9 दैट इज डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ पे एक रफ एग्जाम्पल ले रही हूँ। यूनिट नंबर 7 दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है, एंड लेट्स सपोज कि यूनिट नंबर 13 आपने नहीं पढ़ा है। तो आपको पता है कि जब ये यूनिट मैंने पढ़ा नहीं है तो इसके क्वेश्चन ना सॉल्व होने के चांसेस जो है मोर देन 90% है। तो मैं इसको शुरू में क्यों इंपॉर्टेंस दूं? फिर आपको उसको शुरू में ही ऐसे इनके क्वेश्चंस को आपको पकड़ना ही नहीं है। अभी आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, मैं इतना मान के चलती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है उसमें इतना तो स्किल होता ही है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन के 2 लाइन पढ़ते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये किस यूनिट से या किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये मैं मान के चल रही हूँ कि जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है आज, अभी जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनमें ये स्किल है कि वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ते ही समझ जाए कि ये कौन सी यूनिट से क्वेश्चन आया है। तो ऑब्वियसली आप उसी चीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को जो है अलग कर सकते हो कि हाँ भाई ये एक ऐसे यूनिट से क्वेश्चन आया है जिसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। नेक्स्ट, टेक रिस्क इफ नीडेड। कहीं भी रिस्क आपको तभी लेना है जब जरूरत हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अननोन क्वेश्चन को जो है टच नहीं कर रहे हो, प्रिपेयर्ड यूनिट से आपने टच किया है क्वेश्चन, प्रिपेयर्ड यूनिट से आपने जो है सारे क्वेश्चन को किया है, लेकिन आपकी जो फाइनल स्कोरिंग हो रही है वो हो रही है 90 मार्क्स। ऑफ कोर्स 90 मार्क्स में, एग्जांपल के लिए, इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, ऑफ कोर्स 90 मार्क्स में तो आपका जीआरएफ नहीं होगा। यानी उस वक्त पे आपको रिस्क हर हाल में लेना होगा, चाहे आपको क्वेश्चन आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि 90 मार्क्स पे भी क्वालिफाई नहीं हो गया तो बेटर है रिस्क ले लो। क्या पता रिस्क लेने पे, मान लेते हैं आपने 30 या 40 मार्क्स का और क्वेश्चन कर लिया, क्या पता रिस्क लेने पे आपके 115 बन जाए और आपके जीआरएफ क्लियर हो जाए, क्योंकि 90 पे तो फॉर श्योर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि भाई आपको हर हाल में रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब रिस्क लेना है, क्योंकि इस रिस्क में जो है नेगेटिव फैक्टर्स भी है, क्योंकि आप अगर रिस्क पे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, मतलब कि आप टॉस कर रहे हो, कुछ भी आ सकता है। मतलब दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी है, या तो क्वेश्चन सही भी हो सकता है या तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि कब रिस्क लेना है। अगर मान लीजिए अगर आपके 140 स्कोरिंग हो गए और आप डैम श्योर हो कि भाई इसमें से तो मैं 120 फाइनल स्कोरिंग तो कर ही लूंगा, बाकी जो है हो सकता है नेगेटिव मार्क्स हो जाए मेरे और 20 नंबर नेगेटिव में चले जाए, लेकिन 120 तो मैं पक्का स्कोर कर लूंगा। अब अगर आप इतने श्योर हो तब आप कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आते हैं उसको करने का कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कब लेना है। ऐसे स्टेटस में आके रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अननोन क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कि जो मार्क्स आपने यहाँ पे कमाए हैं आप वहां पे जो है उसको गवा दो। नेक्स्ट, बी स्पेसिफिक। ये जो रूल मैंने बताया है ये एक्चुअल में शुरू से ही लागू हो जाता है। जब आप तैयारी करते हो ना तो कंसेप्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आपको जो है स्पेसिफिक रहना पड़ता है कि यस, अगर इस डीएनए को जो है इस एरिया से कोई एंजाइम कट कर रहा है तो उसका नाम ये है, और उसका नाम अगर एक्स है तो उसका नाम वाई नहीं हो सकता। So you need to be very very specific, whether it is a case of any kind of a naming thing या फिर कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड चीजें हो, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ता है। अगर आपके पास स्पेसिफिक बेसिस पे नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव करने से बचते हो, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। ऑफकोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए कौन सा स्टैंडर्ड, कितने स्टैंडर्ड का है, राइट, ऑप्शन में है डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, सिंगल स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली आप जो है बाकी ऑप्शन को तो एलिमिनेट करोगे ना, क्यों? बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग द इन्फॉर्मेशन कि डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, तो आप डबल को पिक करोगे, ना कि ट्रिपल, ना कि 4 टाइम्स, ना ही सिंगल हेलिक्स। नेक्स्ट, ऑलवेज गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे बच्चों को मैं जब क्वेश्चन करवाती हूँ ना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला इसका ऑप्शन जो है डी होगा, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बच्चे कहते हैं मैम सी क्यों नहीं होगा, कोई कहता है मैम बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लग रहा होता है कि सी या बी भी हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा कंपेयर करना है, क्योंकि ऐसा कितने ही क्वेश्चन अभी तक आए हैं जिसमें कि आपको 2 या 3 ऑप्शन जो है सही लग रहे होते हैं, लेकिन उन 2-3 ऑप्शन में से भी ज्यादा सही वाले को आपको पिक करना होता है। हो सकता है सी जो है पार्शियल ट्रू हो,
हो सकता है सी जो है 60% ट्रू हो, लेकिन डी जो है 80% ट्रू, तो आपको फिर 80 वाले को पिक करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को पिक करना। ना जाने ऐसे कितने ही क्वेश्चन है जो सीएसआर ने अभी तक पिछले 10 सालों में पूछा है, जिसमें कि हमें 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन एक पार्शियल ट्रू लग रहा है और एक ज्यादा ट्रू लग रहा है। तो हमें जो ज्यादा ट्रू लग रहा है, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट उसको कहा जाता है, हमें उसे पिक करना होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें ऑप्शन ज्यादा होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन बेटर दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड और ओवर कॉन्फिडेंट फॉर द इजी क्वेश्चन फ्रॉम योर फेवरेट एरिया। कभी कभी क्या होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, काफी बच्चों के साथ भी होता है, काफी बच्चों ने मुझे इस बारे में फीडबैक भी दिया है कि हम अपने फेवरेट एरिया से, जब हमारा मनपसंद एरिया से मनपसंद टाइप का क्वेश्चन चला आता है ना, हम एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को रीड करने का कष्ट भी नहीं करते हैं, अपने मन से ही एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा पूछा है, अरे वाह, ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा है, ऑप्शन पे चले आते हैं और ऑप्शन पिक कर देते हैं। और ये भी एक एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, करेक्ट ही पूछा होगा। कैसे पता करेक्ट ही पूछा होगा? हो सकता है क्वेश्चन मतलब जब पूछा गया है तो लास्ट में आते आते कुछ एक ट्विस्ट डाल दिया हो। इसीलिए क्वेश्चन कितने ही फेवरेट एरिया से, कितना ही इजी, कितना ही प्रेडिक्टेबल क्यों ना आया हो, ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये चीज मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं पढ़े हुए एरिया से क्वेश्चन देख के, और उसी क्वेश्चन को सिली मिस्टेक की तरह गलत करके चले आते हैं। ये वाला काम नहीं करना है। ये तो कहते हैं ना, ये बोलते हैं कि जानबूझ के नेगेटिव में कंट्रीब्यूट करना। तो इस बात को याद रखिएगा। इस बार तो मैंने ही आपको यहाँ बोल दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कोई जान पहचान वाला क्वेश्चन अगर आप हॉल में देखते हैं तो एटलीस्ट आपके कान में ये वाली आवाज जरूर गूंजेगी कि ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एक्साइटमेंट आपको शो नहीं करना है। दिमाग से काम लीजिए, शांत तरीके से काम लीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, चाहे कितने ही जाने पहचाने, कितने ही प्रेडिक्टेबल एरिया से वो क्वेश्चन क्यों ना है, भले वो क्वेश्चन रिपीट ही क्यों ना हुआ हो, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का कष्ट जरूर कीजिए। ठीक है, इससे आप अपने नेगेटिव होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज क्रॉस चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमेशा क्रॉस चेक करें। क्वेश्चन को हमेशा आपको देखना चाहिए कि कहां पे पूछा गया, मतलब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का आस्क क्या है, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। हमेशा ये अज्यूम नहीं कर लेना कि हाँ, क्वेश्चन में जो है करेक्ट ही पूछा गया होगा, क्वेश्चन में जो है इनकरेक्ट ही पूछा गया होगा। काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन की लास्ट की लाइन जो है सब कुछ ट्विस्ट कर देती है, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तो यही वाली गलती होती है। और जैसे बच्चे मैक्सिमम केस में अज्यूम कर लेते हैं कि पिक द करेक्ट ऑप्शन ही पूछा होगा। कितनी बार होता है कि नॉट करेक्ट पूछा होता है, कितनी बार होता है कि इनकरेक्ट पूछा होता है। हाईलाइटेड मिल भी सकता है इनकरेक्ट ऑप्शन, या नहीं भी मिल सकता है, तो इस बात के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आस्क आपको अच्छे से समझना है, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार पढ़िए, लेकिन ऑप्शन को तभी आप पिक कीजिए जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन। हवा में ऑप्शन पिक नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज अननोन क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि जो कि बहुत लाजमी है, हर एक पेपर में जो है आपको पूरे यूनिट्स को मिला के 13 यूनिट्स को मिला के जो है आराम से 8 से 10 आपको ऐसे अननोन क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं नए नवेले क्वेश्चन। नए नवेले एरिया से भी आते हैं, मतलब नए नए टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है, जस्ट स्किप दैट। ये नहीं सोचना है कि भाई उसी क्वेश्चन के बल पे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि भाई आपको पार्ट बी में एनी 35 करने हैं और पार्ट सी में एनी 25 करने हैं। एनी, इसके अलावा भी आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं जो आपको देखने हैं, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आया है, लेकिन क्वेश्चन का डेप्थ इतना ज्यादा पूछा गया है कि मैंने उतने डेप्थ में क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। मान लीजिए कि मैंने कैंसर पढ़ा है और कैंसर पे कोई क्वेश्चन आ गया, लेकिन इतना ज्यादा डीप बेसिस पे क्वेश्चन आया है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कैंसर पता है कि क्या होता है, मैंने कैंसर जेनेटिक्स पूरा पढ़ा है, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट इज अ इंडिकेशन कि वो क्वेश्चन या तो ज्यादा डेप्थ में आया है या उस क्वेश्चन को किसी और चीज के साथ लिंक किया गया है। तो अगर आपको नहीं आता है, स्किप दैट। जैसे मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कहां पे लेना है, आप अपनी सेफ साइड की स्कोरिंग कीजिए, ये सारी चीजें। और हमेशा एग्जाम के एंड में आपको अपने पास 10 से 15 मिनट ऐसे बचा के रखने हैं जिसमें कि आप पूरे पेपर को क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक इस चीज के लिए भी करेंगे कि हाँ भाई, जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होना था, क्या मैंने वही ऑप्शन ऑप्ट किया है या नहीं किया है। क्योंकि नेगेटिव जो है आपकी अलर्टनेस पे डिपेंड करता है। नेगेटिव मार्क्स आप कितना दोगे वो अलर्टनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप अलर्ट होके पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, मार्क्स जो आपने कमाया है उसको आप बचा नहीं पाओगे। तो इसलिए कहते हैं मार्क्स कमाना है और नेगेटिव बचाना है। आप जो मार्क्स होता है वो अर्न करते हो, लेकिन नेगेटिव कर करके उसको फिर दान करते रहते हो एग्जामिनर के लिए। तो उसको नेगेटिव करके दान नहीं करना है, नेगेटिव को बचाना है। तो मार्क्स को कमाना भी है और नेगेटिव को बचाना भी है।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो हो सकता है आपके नेगेटिव मार्क्स होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आप रिड्यूस कर सको। और दूसरा ये चीज की हमेशा याद रखिए कि पैनिक लेवल इज द मेन कल्प्रिट, जो कि आपके नेगेटिव को और बढ़ाता है। पैनिक लेवल बहुत से सही काम को भी गड़बड़ करवाता है। तो पैनिक लेवल को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा रिलैक्स होइएगा। और ये जो मतलब कि एक तरीके से पैनिक लेवल को जब आप कंट्रोल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप पेपर को थोड़ा शांत दिमाग से करना शुरू कर देते हो। ऑल्दो आई नो कि 3 घंटे में उतना दिमाग कभी भी शांत नहीं हो पाता है, लेकिन ये पैनिक लेवल बहुत से काम को गलत करवा देता है, राइट। तो आप पैनिक होकर पेपर अटेम्प्ट कीजिए या थोड़ा रिलैक्स होकर कीजिए, आपने 3 घंटे में पेपर तो अटेम्प्ट देना ही है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो और अपने नेगेटिव मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हो, जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप पेपर दे के आते हो ना, तो वो गिल्ट बहुत बड़ा होता है कि आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो क्वेश्चन तो गलत हुआ ही, टोटल मार्क्स में से नंबर भी रिड्यूस हुए, और शायद उस नंबर रिड्यूस होने की वजह से सिलेक्शन भी रुक गया। तो जब ये इंटरलिंक हो जाते हैं ना, तब तकलीफ ज्यादा होती है, तब गिल्ट ज्यादा होती है। वो बहुत दिनों तक, लंबे टाइम तक दिमाग में घूमता रहता है। जब 0.1 से एग्जाम रह जाता है, 0.5 से रह जाता है, 0.6 से रह जाता है, अगर गैप बहुत बड़ा है, 10-15 नंबर से एग्जाम नहीं हुआ, तो ये एक एक्सेप्टेबल होता है कि चल यार बहुत पीछे था मैं, अभी मुझे तो शायद थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 0.1 से ना होना, 0.5 से नहीं होना, 0.6 से नहीं होना, वो क्या करता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको गिल्ट में रखता है। आपको लगता है काश वो वाला सही कर दिया होता, काश ये वाला सही कर दिया होता। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके दीजिए, क्योंकि मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो तो उसको अपने पास रखना भी है, नेगेटिव में नहीं देना है, राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, जिन भी बच्चों की रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ये उम्मीद करती हूँ उनके लिए हेल्पफुल रही होगी, और बाकी बच्चों ने भी कुछ ना कुछ जो है इस सेशन से जरूर सीखा होगा। अगर आपको और भी किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स ऑन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।